साहित्य का इतिहास दर्शन के तहत यह पाठ उत्तर आधुनिकतावाद और साहित्य का इतिहास से जुड़ा हुआ है। इस पाठ को पढ़ने से आप सबसे पहले तो उत्तर आधुनिकतावाद के स्वरूप और उसकी प्रकृति से परिचित हो सकेंगे। दूसरी बात यह है कि उत्तर आधुनिकता और इतिहास के संबंध को समझ पाएंगे और तीसरा इसी के आधार पर साहित्य के इतिहास पर उत्तर आधुनिकतावाद के प्रभाव को समझ सकेंगे। इसमें सबसे पहली बात यह है कि उत्तर आधुनिकता पश्चिमी समाजों में पैदा होने वाला एक विचार दर्शन है। पश्चिमी दुनिया में जो भी विचार दर्शन या विचार पद्धतियां पैदा हुई हैं उनका प्रभाव पिछले 150 सालों से अधिक से हिंदी साहित्य पर पड़ता रहा है। लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद की स्थिति पश्चिमी दुनिया के अन्य दर्शनों से थोड़ी सी विशिष्ट है साहित्य के मामले। इस अर्थ में कि मार्क्सवाद भी एक विचार पद्धति ही थी, विचार दर्शन ही था, किंतु उससे जुड़े हुए विभिन्न किस्म के साहित्यकार थे जिनको एक तरह के आदर्श के रूप में ग्रहण किया जाता था। उसी तरह से दूसरा जो पश्चिम में पैदा हुआ विचार दर्शन हिंदी साहित्य को प्रभावित करता है वह है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद के साथ भी यह रहा कि ज्यादातर अस्तित्ववादी चिंतक, उदाहरण के लिए सार्त्र, काफ्का, कामू, इन लोगों ने साहित्य भी लिखा है। इसलिए अस्तित्ववाद पर भी बात करते हुए आपको साहित्य के कुछ प्रतिरूप मिल जाते हैं। जबकि उत्तर आधुनिकतावादी जो भी रहे हैं उनमें से साहित्यकार कोई भी नहीं रहा है। इसलिए साहित्य के विशिष्ट प्रतिरूप ऐसे नहीं हैं जिनके आधार पर आप कह सकें कि यह उत्तर आधुनिकतावादी साहित्य है। तो एक कठिनाई तो यह है जो साहित्य के इतिहास के साथ उत्तर आधुनिकतावाद को समझने में आड़े आती है। दूसरी कठिनाई यह है कि उत्तर आधुनिकतावाद कोई बहुत स्पष्ट चिंतन पद्धति या उसके विचारक बहुत ही स्पष्ट तौर पर नहीं है। उदाहरण के लिए जो लोग उत्तर आधुनिकतावाद के चिंतक कहे जाते हैं उन लोगों ने भी अपने आप को उत्तर आधुनिकतावादी कहने से परहेज किया है, बल्कि उनमें से कई लोग अपने आप को उत्तर संरचनावादी कहते हैं। इनमें सबसे जो प्रसिद्ध रहे याक देरिदा, वो तो अपने आप को विखंडनवादी कहते हैं। इसलिए आप विशेष रूप से चिन्हित नहीं कर सकते कि ये ही चिंतक उत्तर आधुनिकतावादी हैं। इसलिए साहित्य के इतिहास के साथ उत्तर आधुनिकता को समझने में और स्वयं उत्तर आधुनिकता को भी समझने में अनेक तरह की कठिनाइयां हैं। उत्तर आधुनिकतावाद के जो एक प्रमुख चिंतक रहे हैं मिशेल फूको, उनका मूल अनुशासन इतिहास ही रहा है और इसलिए मिशेल फूको के चिंतन का इतिहास पर प्रभाव पड़ता रहा है। और इस नाते से हम साहित्य के इतिहास के प्रसंग में इतिहास पर जो मिशेल फूको का प्रभाव है उसके जरिए भी बहुत कुछ साहित्य के इतिहास से उसके संबंध को कह पाएंगे, बता पाएंगे। पश्चिम में उत्तर आधुनिकतावाद जिस परिस्थिति में पैदा हुआ वह 60 का दशक था और 60 का दशक पश्चिम में विशेष रूप से वर्गीय आंदोलनों के मुकाबले अस्मिता आधारित आंदोलनों के लिए जाना जाता है। उदाहरण के लिए नारीवादी आंदोलन, अश्वेत आंदोलन और अन्य तमाम तरह की सांस्कृतिक अस्मिताओं के आंदोलन। ये जो आंदोलन हुए इनमें वर्गीय आंदोलनों के मुकाबले एक दूसरे तरह के तत्व था। इसलिए उत्तर आधुनिकतावाद की पैदाइश उस विशेष परिस्थिति में हुई है। यानी 60 का दशक उत्तर आधुनिकतावाद के पश्चिम में पैदा होने का मूल स्रोत है। और ये जो 60 के दशक के आंदोलन हैं इनका संबंध बहुत कुछ मार्क्सवादी चिंतन पद्धति की अपर्याप्तता से है, क्योंकि 60 के दशक में इस बात को महसूस किया गया कि पश्चिमी देशों में मजदूर आंदोलन पीछे की ओर हटा है। मजदूर आंदोलन चूंकि पीछे की ओर हटा है इसीलिए स्त्री आंदोलन, छात्र आंदोलन, अश्वेतों का आंदोलन ये सब महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। तो चूंकि ये गैर वर्गीय आंदोलन थे इसीलिए इनके इर्द गिर्द उत्तर आधुनिकता की सैद्धांतिकी का भी विकास हुआ है। उत्तर आधुनिकता के चिंतकों ने एक और सवाल खड़ा करना शुरू किया। उन्होंने यह कहा
कि जो आधुनिकता है, आधुनिकता के मूल में, आधुनिकता की परिभाषा में ही प्रगति की धारणा निहित है। यानी यह मान के चला जाता है कि हम यानी मानव जाति एक प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, जबकि उत्तर आधुनिकों ने इस पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि जो आधुनिक सभ्यता है उसमें मध्ययुगीनता के तत्व ज्यादा है, मध्य युग में बल्कि एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता ज्यादा थी। अब इसमें यह ध्यान देने की बात है कि पश्चिमी दुनिया में जन्मे होने के बावजूद यह पूर्वी दुनिया के गरीब मुल्कों में भी किस परिस्थिति में लोकप्रिय हो रहा है। इसके लिए हमें यह जानना होगा कि स्वयं इसके पहले जो मार्क्सवाद आया था वह कैसे पश्चिमी दुनिया में पैदा होने के बावजूद पूर्वी दुनिया के देशों के साथ जुड़ा हुआ था। वह एक विशेष परिस्थिति थी। विशेष परिस्थिति यह थी कि स्वयं मार्क्सवाद पूंजीवाद की आलोचना के बतौर पैदा हुआ था और तीसरी दुनिया के देशों में जो पश्चिमी देश थे उन्होंने उपनिवेश बनाए। उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों के साथ मिल करके तीसरी दुनिया के देशों में या गरीब मुल्कों में मार्क्सवाद लोकप्रिय हुआ था। इसीलिए जब मार्क्सवाद की अपर्याप्तता पश्चिम में सामने आई तो जो विभिन्न तरह के नए सामाजिक आंदोलन पैदा हुए उनके प्रति भी तीसरी दुनिया के देशों में एक खास तरह की रुचि पैदा हुई है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि उत्तर आधुनिकतावाद चूंकि एक विचार दर्शन है, इसलिए इसने साहित्य के इतिहास लेखन के मुकाबले जो आम इतिहास लेखन है उसको प्रभावित करना शुरू किया। और भारत में इसका जब प्रभाव पड़ा तो इसके प्रभाव से इतिहास में सबल्टर्न इतिहास की धारा सामने आई है। यह जो सबल्टर्न इतिहास की धारा है इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आधुनिक भारत के राजनीतिक इतिहास के मुकाबले जिसमें जो स्वाधीनता आंदोलन था, स्वाधीनता आंदोलन का यह जो महाआख्यान था उसके भीतर जो अस्मिताओं की आवाज दबी हुई थी उन अस्मिताओं की आवाज पर केंद्रित करके सबाल्टर्न धारा ने अपने आप को स्थापित करना शुरू किया। और इसके कारण उनका ये मानना था कि जो स्वाधीनता आंदोलन है उस स्वाधीनता आंदोलन के भीतर जो छोटी छोटी सामाजिक अस्मिताओं के सवाल थे उनको दबाया गया था। तो इसलिए स्वाधीनता आंदोलन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने एक तरह से उत्तर आधुनिकतावाद का प्रभाव ग्रहण करना शुरू कर दिया था। दूसरी जो बात है वह यह कि पश्चिम में यह जो उत्तर आधुनिकतावाद पैदा हुआ था इसने पुनर्जागरण के मूल्यों पर सवाल उठाया, क्योंकि पुनर्जागरण के मूल्य एक हद तक ऐसा देखा गया कि जिस यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, जहां मानवतावाद पैदा हुआ, वहीं पर ऐसी धारा पैदा हुई जिसने तीसरी दुनिया के देशों को उपनिवेश बनाया और उनका आर्थिक दोहन किया। इसलिए पुनर्जागरण की उस पूरी धारा पर सवाल खड़ा किए गए थे पश्चिमी दुनिया में। उसका अनुवाद भारत में जो शुरू हुआ सबल्टर्न इतिहासकारों द्वारा वह यह कि उन्होंने मानना शुरू किया कि भारतीय पुनर्जागरण भी एक उसी तरह का आंदोलन है जिस तरह का यूरोपीय पुनर्जागरण था। इसलिए उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण की कमियों पर ध्यान देना शुरू किया और भारतीय पुनर्जागरण की सीमाओं को रेखांकित करना शुरू किया। भारतीय पुनर्जागरण के बारे में उनका कुल मिला जुला के मानना यह था कि यह भारतीय पुनर्जागरण हिंदी प्रदेश में आकर के विशेष रूप से हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के रूप में परिभाषित होता है। विशेष रूप से प्रताप नारायण मिश्र ने इसको नारे को दिया था जिसमें हिंदी एक तरह से पूरे जो भारतीय नवजागरण है उसके दमनकारी अस्त्र के रूप में परिभाषित की जाने लगी सबाल्टर्न इतिहासकारों द्वारा। यह उत्तर आधुनिकता का समग्र इतिहास लेखन पर एक गहरा प्रभाव था। चूंकि उत्तर आधुनिकतावादी लोग यथार्थ को कहीं बाहर अवस्थित नहीं देखते बल्कि आमतौर पर भाषा के भीतर
यथार्थ को रचा हुआ देखते हैं। उनका कहना है कि भाषा ही यथार्थ है, इसलिए वह जो दमन है वह भी उन्होंने भाषा के भीतर ही देखना शुरू किया। स्वाभाविक रूप से उन्हें यह लगा कि जो दमन का प्रतिरोध है वह भी भाषा के भीतर ही होना चाहिए, इसलिए विखंडन की उन्होंने रणनीति अपनाई। मिशेल फूको ने यह कहा था कि जो सभ्यता होती है वह पूरे के पूरे भाषिक रचना के भीतर इस तरह से प्रभावी हो जाती है कि उसकी पकड़ से बाहर बहुत कम लोग रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि आप अगर सभ्यता का निर्माण करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आप पागलों को हाशिए पर ठेलते हैं, आप जो लोग अपराधी हैं उनको जेल में बंद करते हैं, जो लोग बीमार हैं उनको डॉक्टर के हवाले करते हैं, पागलों को पागल खाने में बंद करते हैं। तो इस तरह से यह जो आधुनिक सभ्यता है वह अपने विरोधियों को मध्य युग के मुकाबले ज्यादा घनघोर रूप से प्रताड़ित करती है भाषा के भीतर। उदाहरण के लिए अगर आप सोचिए कि किसी को भी जंगली कह दिया जाए, तो जंगली जो ही आप कहते हैं तत्काल ही उसे सभ्यता के विमर्श से बाहर कर देते हैं, और तब यह होता है कि जंगली के साथ जैसा भी हम आचरण करें उसे आप जायज मानेंगे। तो जो वास्तविक दमन होता है उससे खतरनाक दमन यह भाषा के भीतर है, जो इस भाषा के जरिए हम विभिन्न समुदायों को एक तरह से, आप अंग्रेजी में जिसको बोलिए शब्द स्टिग्मेटाइज करते हैं, यानी उन पर कोई न कोई दाग धब्बा लगा देते हैं कि ये मनुष्य से कमतर हैं, इसलिए इनके साथ सभ्य व्यवहार न करने से भी चल जाएगा। तो यह जो सभ्यता का भाषाई विमर्श है वह इतना ज्यादा सर्वव्यापी होता है कि उससे बाहर ये 2-3 चीजें ही रह जाती हैं। उदाहरण के लिए पागलों का प्रलाप, उदाहरण के लिए बंदियों के अनुभव, उदाहरण के लिए कवियों की रहस्यमय किस्म की उक्तियां। फूको ने यह भी कहा कि समझ में आने लायक भाषा पूंजीवाद के जरिए भाषा पर थोपा गया एक तरह का उत्पीड़नकारी मानदंड है। इसलिए सचेत रूप से इन उत्तर आधुनिकतावादियों ने ऐसी भाषा लिखी जो समझ में आने लायक न हो, क्योंकि उनका कहना था कि समझ में आने वाली भाषा को बहुत अच्छी तरह से यह व्यवस्था अपने भीतर पचा लेती है। तो आप इससे यह समझिए कि साहित्य में जब भी आप साहित्य का मूल्यांकन करने जाइएगा तो ऐसी भाषा जो आमतौर पर समझ में नहीं आती, जिसे आमतौर पर आप अबूझ करके रहस्यमय कह करके बहिष्कृत कर देते हैं, उसको समझने का एक बहुत बड़ा अस्त्र उत्तर आधुनिकतावाद देता है कि आखिर यह किस समुदाय की अभिव्यक्ति है और इसे दबा जो दिया गया है, तो इस दबाए हुए का भी इतिहास संभव है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि उत्तर आधुनिकतावाद के प्रभाव से हिंदी साहित्य के भीतर विभिन्न अस्मिताओं के दृष्टिकोण से भी इतिहासों का लिखा जाना शुरू हुआ है। उदाहरण के लिए आधा इतिहास, उदाहरण के लिए ओझल इतिहास, यह सब जो शब्दावली है वही अपने आप में बताती है कि इससे पहले का इतिहास, जिनका इतिहास था, उनसे यह ओझल रह गया था। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि उदाहरण के लिए स्त्रीवाद ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो हिस्ट्री है, इतिहास अंग्रेजी में कहिए हिस्ट्री, तो हिस्ट्री इज हिज स्टोरी, यानी मर्दों की कहानी ही इतिहास है। यानी जो लोग समाज में दबा दिए गए हैं उनकी अभिव्यक्ति इतिहास में हमें उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इसलिए इसी तरह से उन्होंने एक शब्द गढ़ा मेन स्ट्रीम। तो कहा कि मेन स्ट्रीम, आप सुनेंगे जब भी हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे कि एक मुख्य धारा होती है, तो मुख्य धारा को अंग्रेजी में मेन स्ट्रीम कहा जाता है। उन्होंने कहा, स्त्रीवादियों ने, कि मेन स्ट्रीम इज मेल स्ट्रीम, यानी जो मुख्य धारा है वह मुख्यतः पुरुषों की धारा है।
तो यह जो आधा इतिहास है, ओझल इतिहास है, मूलतः यह मुख्य धारा से, मुख्य इतिहास से बहिष्कृत हो गए लोगों के इतिहास को वापस लाने की कोशिश है। लेकिन इस कोशिश में आप वैसी ही व्यवस्था नहीं पा सकते हैं जैसी व्यवस्था मुख्य धारा के इतिहास में मिलेगी, क्योंकि जो लोग दबाए गए हैं उनकी अभिव्यक्तियां विरूपित हो गई हैं, उनसे संबंधित सारे दस्तावेज नष्ट हो गए हैं। इसलिए उनके इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए आप अगर कहेंगे कि सिर्फ लिखित साहित्य के जरिए हम पुनर्निर्मित करेंगे तो यह उनके साथ अन्याय होगा, बल्कि आपको साहित्य के इतिहास के लिखने के लिए अन्य साधनों तक भी पहुंचना पड़ेगा। इसी नाते से हम देखते हैं कि मौखिक इतिहास की भी उपस्थिति हिंदी साहित्य के इतिहास में होने लगी है, और उसके जरिए भी जो यह ओझल हो गए लोगों का इतिहास है, जो आधी सभ्यता का इतिहास है, इन सबको पुनर्निर्मित करने की कोशिश हो रही है, ताकि जो मुख्य धारा का साहित्य इतिहास है उसको प्रश्नांकित करके जो वंचित तबके हैं उनके इतिहास को भी सामने लाया जा सके। उत्तर आधुनिकतावाद के प्रभाव से यह जो अस्मिता विमर्श है, अस्मिता विमर्शों पर ध्यान देने से दो तरह के लेखन की ओर लोगों का ध्यान गया है, एक तो स्त्रीवादी लेखन, दूसरे दलित लेखन। अब आप इन दोनों की निगाह से हिंदी साहित्य के इतिहास की पुनर्परीक्षा चल रही है। आप देखेंगे कि पिछले दिनों प्रेमचंद को लेकर के बहुत सारे विवाद हुए। प्रेमचंद को लेकर के यह जो विवाद हैं ये उतना नकार देने वाली चीज नहीं है, क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से इसके जरिए यह देखेंगे, क्योंकि जैसा कि कहा गया है उत्तर आधुनिकता में कि आपको जो लिखा हुआ है उसी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान उस पर भी देना चाहिए जो लिखा नहीं गया है, क्योंकि जो लिखा नहीं गया है दरअसल उसे दबाया गया है। तो इसलिए जो पुराने व्यक्तित्वों पर सवाल उठ रहे हैं उनका स्वागत किया जाना चाहिए। स्त्रीवादी नजरिए से जब आप देखते हैं तो भाषा, पूरी की पूरी भाषा आपको एक तरह की मर्दवादी भाषा के रूप में दिखाई पड़ने लगती है। उदाहरण के लिए धूमिल की कविता में एक वाक्य आता है कि जिसकी भी पूंछ उठाया उसको मादा पाया। ये अपने आप में एक स्त्री विरोधी भाषा है। इस पर सवाल उठाए गए और विभिन्न व्यक्तित्वों के बारे में सवाल उठाए गए, जिसमें प्रेमचंद के बारे में सर्वाधिक गहरी बहसें हुई हैं और वे खारिज कर देने लायक बहसें नहीं हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इसके जरिए हम जिसको हिंदी कहते हैं, जिसको हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं, उसकी उन सीमाओं को भी देख सकते हैं जिन सीमाओं के जरिए उसका निर्माण हुआ है। क्योंकि जब भी किसी चीज का निर्माण होता है तो कुछ चीजों को छोड़ दिया जाता है, और जिन चीजों को लिया जाता है उन चीजों को शामिल करने की भी एक राजनीति होती है। इसलिए उत्तर आधुनिकतावादियों ने कैनन, मतलब कौन सी चीज ऐसी है जो मानक है, जिस मानक के आधार पर अन्य चीजों को जांचा जाएगा, तो इस कैनन निर्माण के भीतर कैसे सामाजिक शक्ति संबंध छुपे हुए हैं, ये एक ध्यान देने की बात है। क्योंकि इसके जरिए आप एक धारणा को समझ सकते हैं कि फूको क्या कहता है। फूको ये कहता है कि जो दमनकारी सत्ता है वह सिर्फ पुलिस और फौज में महदूद नहीं रह गई है, बल्कि वह समाज की विभिन्न संस्थाओं तक प्रसारित हो गई है। उदाहरण के लिए परिवार, तो परिवार में आप देखिएगा कि शिष्टाचार के जितने भी मानक हैं वह एक हद तक छोटे को छोटा साबित करने की ओर ले जाते हैं। बच्चे को दबकर रहना चाहिए, परिवार के ढांचे की यह मूल बात है। तो परिवार के लोकतंत्रीकरण के विरुद्ध खड़ा हो जाता है ऐसा साहित्य। तो हमारी पूरी भाषा जिस सामाजिक वातावरण में बंधी हुई है उसी को वह प्रमोट करती रहती है, उसी को वह आगे बढ़ाती है। इसलिए उत्तर आधुनिकतावादी अगर उस भाषा पर सवाल खड़ा करते हैं
तो वह सिर्फ भाषा पर सवाल नहीं है, बल्कि उस सामाजिक शक्ति संबंध पर सवाल है, जो सामाजिक शक्ति संबंध उस भाषा में अभिव्यक्त होता है, उस भाषा को जन्म देता है और उस भाषा के जरिए और भी मजबूत होता है। इसलिए यह जो साहित्य इतिहास लेखन की उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टि है, ये अनेक चीजों से जुड़ी हुई है, जिसमें एक बात जो है वह है कि हिंदी नवजागरण या भारतीय नवजागरण पर सवाल उठाना। दूसरी चीज जिससे जुड़ी हुई है वह है कि साहित्य की मान्य भाषा पर सवाल उठाना। और तीसरी चीज जिससे जुड़ी हुई है वह यह कि भाषा के भीतर अस्मिताओं के दबाने का जो पूरा तंत्र विकसित हुआ है उस पर सवाल उठाना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद का साहित्य इतिहास लेखन पर जो प्रभाव पड़ रहा है वह हिंदी साहित्य के इतिहास को भी, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को भी एक तरह से समृद्ध कर रहा है और आगे बढ़ाएगा। उत्तर आधुनिकतावाद एक तरह से कह लीजिए तो समझा जाता रहा है कि ये इतिहास विरोधी चिंतन पद्धति है। इसलिए उत्तर आधुनिकता के साथ जुड़े हुए जिन शब्दों को आमतौर पर सुना जाता है वह है इतिहास का अंत, विचारधारा का अंत, आख्यान का अंत, लेखक की मृत्यु इत्यादि इत्यादि। तो सब कुछ के अंत के बतौर इसको परिभाषित किया जाता है। लेकिन ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई नहीं है, हालांकि जुड़ी हुई भी है। जैसे अब इतिहास का अंत, इतिहास का अंत वस्तुतः किसी उत्तर आधुनिकतावादी की धारणा नहीं है, बल्कि यह फ्रांसिस फुकुयामा नाम के सज्जन थे अमेरिका के, जिनकी धारणा है। उनका यह कहना था कि वस्तुतः हेगेल ने, जो इतिहास दर्शन के बड़े जन्मदाता हैं, उन्होंने ही यह घोषणा की थी कि इतिहास का अंत हो जाता है। कारण कि उत्तर आधुनिकता के साथ जुड़े हुए जिन शब्दों का आप आमतौर पर प्रचलन पाते हैं उनमें एक इतिहास का अंत, विचारधारा का अंत, लेखक की मृत्यु इत्यादि शब्द है। तो यह जो अंतवादी घोषणाएं हैं इनका आपस में एक दूसरे से संबंध है भी और नहीं भी है। उदाहरण के लिए जो इतिहास का अंत की धारणा है, इतिहास का अंत की जो धारणा है वो मूलतः फ्रांसिस फुकुयामा नाम के एक अमेरिकी सज्जन के द्वारा प्रतिपादित धारणा है। उसमें उनका यह कहना है कि इतिहास दर्शन के सबसे बड़े चिंतक हेगेल ने खुद ही इतिहास के अंत की इस धारणा का प्रस्ताव किया था। क्यों किया था? क्योंकि हेगेल के मुताबिक इतिहास घटनाओं का नहीं होता है, इतिहास विचारों का होता है। यह जो विचारों का इतिहास है, तो हेगेल का कहना था कि उस समय जो लोकतंत्र का विचार आविष्कृत किया गया वह विचार के मामले में अंतिम था, मनुष्यता उससे आगे नहीं बढ़ सकती है, इसलिए अब इतिहास का अंत हो गया। फ्रांसिस फुकुयामा ने भी यही बात कही कि पश्चिमी दुनिया का जो लोकतंत्र है, यानी जो पार्लियामेंट्री बोलिए, प्रेसिडेंशियल बोलिए, जिस भी रूप में बोलिए, संसदीय अथवा राष्ट्रपति प्रणाली का, जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व शासन में होता है, वह विचार के बतौर अंतिम चीज हो गई है। इसलिए अब इतिहास इससे आगे नहीं बढ़ सकता है। बाकी सारे देशों को इसी प्रणाली को धीरे धीरे लागू करना पड़ेगा। इसके अलावा डैनियल बेल ने जिस बात को कहा वह कहा विचारधारा का अंत। वहां पर विचारधारा का मतलब जो है वह यह है कि दुनिया को बदलने के लिए जो विचार होते हैं उन विचारों की अब कोई जगह नहीं रह गई है, बल्कि परिणामवाद, जिसको कह लीजिए कि जो चीज मौजूद है वही सत्य है, यह मान लेना चाहिए। तो उत्तर आधुनिकता का, जैसा मैंने कहा, कि इन चीजों से संबंध है भी और नहीं भी है, क्योंकि ये लोग उत्तर आधुनिकता के विचारक नहीं हैं, लेकिन इन विचारकों का भी उत्तर आधुनिकता के चिंतन पर प्रभाव पड़ा है। और वह इस तरह से पड़ा है कि उत्तर आधुनिकता के चिंतकों का कहना है कि महाख्यानों का अंत हो गया है। मतलब प्रगति की धारणा एक महाख्यान है,
जिसको आप कहिए मेटा नैरेटिव। मेटा नैरेटिव का मतलब हुआ कि एक आपने ऐसी काल्पनिक इतिहास यात्रा रच दी है जिसमें मनुष्य एक विशेष लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ा जा रहा है। तो इसमें आप इतिहास की ऐसी परिघटनाओं की व्याख्या नहीं कर सकते जिनमें मनुष्य सिर्फ पीछे की ओर नहीं लौटता है, सिर्फ आगे की ओर नहीं बढ़ता है, बल्कि पीछे की ओर भी लौटता है, जहां वह सिर्फ लोकतांत्रिक नहीं होता है बल्कि हिंसक भी होता है। सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि कानून का शासन स्थापित हो, बल्कि एक तरह की मध्ययुगीनता भी वापस लौटती है। तो इतिहास के ये जो मोड़ है, ये जो इतिहास की वक्र गति है, इसकी पूरी परिभाषा महाख्यान के जरिए नहीं हो पाती है। इसलिए उत्तर आधुनिकतावादियों ने उस पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि चूंकि इतिहास के भीतर मनुष्य सच कोई परिवर्तन नहीं ला सकता किसी विचारधारा के चलते, तो इसलिए मनुष्य एक कर्ता के रूप में समाज में एक स्वतंत्र हैसियत के रूप में भी उसका अंत हो जाता है। इसलिए उसी का विस्तार यह है कि उसका लेखक के रूप में भी अंत हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद स्वयं उत्तर आधुनिकतावाद भी इतिहास के चक्र से नहीं बच सका है। और इसलिए आप जानते हैं कि इस समय पश्चिमी देशों में भी उत्तर आधुनिकतावाद का चिंतन उतार पर है, क्योंकि जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनका क्रम जिस तरह से आगे बढ़ा उसमें उत्तर आधुनिकतावाद के लिए उतनी जगह नहीं रह गई। इसमें एक जो अंतिम सवाल जिस पर मैं महत्वपूर्ण ढंग से सोचना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप सबको भी सोचना चाहिए, वह यह कि ये जो अस्मिता विमर्श का साहित्य है, इस अस्मिता विमर्श के साहित्य में आत्मकथाओं की इतनी ज़्यादा मौजूदगी क्यों है? क्या कारण है कि जिसको आप अमेरिका का ब्लैक लिटरेचर कहते हैं उसमें आत्मकथाएं इतनी ज़्यादा हैं, हिंदी का जिसे आप दलित साहित्य कहते हैं उसमें आत्मकथाओं की इतनी भरमार है, यहाँ तक कि स्त्री साहित्य में भी धीरे धीरे आत्मकथाएं बढ़ती जा रही हैं। तो इन आत्मकथाओं का महत्व ही यही है कि इनके जरिए सत्य ज़्यादा अच्छी तरह से सामने आता है। जो दबाया हुआ है, जो कुचला हुआ है, जिसकी अभिव्यक्ति इतिहास में कहीं पर नहीं दिखाई पड़ती है, उस अभिव्यक्ति को सामने लाने के लिए आत्मकथा एक बहुत महत्वपूर्ण औजार हो जाता है। दूसरे, आप देखिएगा कि जिसको पहले मैंने कहा कि शिष्टता, भाषा में सभ्यता, ये सब चीज़ें इन दलित लेखकों का कहना है कि ये दमनकारी है। कारण यह है, और दलित लेखकों की अधिकांश कृतियों में आप देखिएगा कि जिन्हें आप अश्लील कहते हैं उन शब्दों का व्यवहार होता है। विशेष रूप से जो गालियां दलितों को दी जाती हैं वह उसी तरह से दलित लोग लिखते हैं, और उसका कारण यह है कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो ही आप सभ्य भाषा का निर्माण करते हैं हमें दी जाने वाली गालियां उससे बहिष्कृत हो जाती हैं। तो आप एक ऐसा साहित्य संसार रचते हैं जिसके भीतर दलित के साथ होने वाला उत्पीड़न पूरी प्रामाणिकता के साथ अभिव्यक्त ही नहीं हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने भाषा का सवाल बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उठाया है, क्योंकि एक सभ्य भाषा, एक साहित्यिक भाषा अपने आप में उनका कहना है कि एक तरह का उत्पीड़न है। इतिहास के प्रसंग में उत्तर आधुनिकतावादियों ने जिस बात पर सवाल खड़ा किया वह भी ध्यान देने लायक बात है। उन्होंने कहा कि जो राजनीति है आमतौर पर हमारे आधुनिक समाज में चिंतन को प्रभावित करने वाली, लोगों के आंदोलन को प्रभावित करने वाली, यहाँ तक कि इतिहास का जब आख्यान हम निर्मित करते हैं तो उसमें भी महत्वपूर्ण पड़ाव हम जो डालते हैं वो राजनीतिक परिवर्तनों के डालते हैं। तो उनका कहना था कि आधुनिक काल में राजनीति बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हो गया है लोगों के चिंतन में, जबकि वास्तविकता में राजनीति लोगों के जीवन को उतना शासित नहीं कर रही है, क्योंकि स्वयं राज्य जो है उसकी पहुंच उतनी अधिक लोगों के दिमाग तक नहीं रह गई है। उदाहरण के लिए
पश्चिमी समाजों के आधार पर उन्होंने कहा कि विज्ञापन, टीवी, टेलीविजन लोगों के जीवन को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। जो उपभोक्ता वस्तुओं के विज्ञापन हैं वह लोगों के व्यवहार को, उनके चुनाव को अधिक नियंत्रित कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों के सोचने के तरीके को भी यह जो प्रचार माध्यम है, संचार माध्यम है, ये ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। तो मनुष्य को व्याख्यायित करने के लिए राजनीति उतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं रह गई, बल्कि ये जो राजनीति के अलावा की चीजें हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण रह गई हैं। इससे हुआ क्या है? इससे एक तो ये हुआ है कि इतिहास लेखन में आपका सिर्फ राजनीतिक घटनाओं पर जो ध्यान रहता था उसके मुकाबले सामाजिक परिवर्तनों की ओर भी ध्यान गया है, और उन सामाजिक परिवर्तनों पर ध्यान जाने से साहित्य की प्रतिष्ठा बढ़ी है। स्वयं इतिहास के भीतर ही राजनीतिक घटनाओं के मुकाबले अन्य चीजों को ज्यादा महत्वपूर्ण ढंग से लिया जा रहा है। इसलिए आप देखिएगा कि इतिहास के भीतर और साहित्य के भीतर भी जो विभाजन था कि यह इतिहास है, यह साहित्य है, यह विभाजन धीरे धीरे धुंधला हो रहा है। उत्तर आधुनिकता की ये एक और विशेषता है कि विभिन्न अनुशासनों के बीच के विभाजन को धुंधला करना। उदाहरण के लिए अगर आप देखिए वोल्गा से गंगा, राहुल सांकृत्यायन का, तो उसे आप साहित्य कहेंगे, इतिहास कहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब कि साहित्य के भीतर इतिहास का प्रवेश और इतिहास के भीतर साहित्य का प्रवेश, इसको पहले भी लोगों ने उठाया कि जब आप इतिहास लिखते हैं तो भी एक तरह की साहित्यिक रचना ही आप करते हैं, क्योंकि भाषा के भीतर ही इतिहास लिखा जाता है। आप पूरी कोशिश करते हैं कि उस इतिहास लेखन के जरिए उन घटनाओं को पाठक के मन में मूर्त कर दें। यह एक साहित्यिक काम ही होता है। तो इस तरह से विभिन्न ज्ञानानुशासनों के बीच की जो दूरी है वो क्रमशः कम होती जा रही है। उत्तर आधुनिकता के प्रभाव से जिस एक विशेष साहित्यिक प्रवृत्ति की लोग चर्चा करते हैं उस पर भी मैं बात कहना चाहूँगा, वह है जादुई यथार्थवाद। जादुई यथार्थवाद की बहुत चर्चा चलती है और यह मूलतः लैटिन अमेरिकी देशों में पैदा हुआ साहित्यिक रूप है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि जो यथार्थ है दरअसल वह उस तरह का नहीं है जैसा यथार्थ आपको यथार्थवादी दृष्टि से दिखाई पड़ता है, बल्कि यथार्थ अपने आप में जादुई है। तो इस तरह का लैटिन अमेरिकी समाज ऐसे समाज थे जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभाव से 5 सितारा होटल, 5 सितारा जीवन संस्कृति एक तरफ, और दूसरी तरफ बड़ी आबादी के अलगाव से, विकास, इस तथाकथित विकास से जो अलगाव है बड़ी आबादी का, उसमें क्या है कि जादूगरनियां, टोना टोटका और ये सब चीजें। तो एक ही साथ में पूरा समाज एक अत्यंत आगे बढ़ी हुई जीवन पद्धति से लेकर के एकदम पिछड़ी आदिम सामुदायिक किस्म की जीवन पद्धति के बीच में था। ये सारी चीजें एक साथ उपस्थित होने के कारण जो यथार्थ था वह एक तरह से जादुई दिखाई पड़ता था। तो इसलिए जादुई यथार्थवाद सिर्फ पद्धति नहीं है, बल्कि लैटिन अमेरिकी देशों का एक यथार्थ है जिसे इन लेखकों ने मजबूती के साथ अभिव्यक्त किया, और इसमें प्रतिरोध भी है। उदाहरण के लिए आप देखिए तो गैब्रियल गार्सिया मार्केज के उपन्यास 100 Years of Solitude, 100 Years of Solitude, उसमें लोग पैसा कमाने के लिए जब चूसने वाली मिठाइयाँ बनाना शुरू करते हैं तो पैसा जब आना शुरू होता है तो उन लोगों की नींद गायब हो जाती है। और नींद गायब होती है क्योंकि वो लोग रात दिन ये मिठाइयाँ बनाने लगते हैं, और इसलिए उन लोगों की नींद गायब हो जाती है। जब नींद गायब हो जाती है तो धीरे धीरे उनको विस्मरण की बीमारी हो जाती है, पूरा का पूरा उनका जातीय इतिहास विस्मृत हो जाता है। और हम जानते हैं कि जब भी कोई समाज पूरी तरह से लोभ पर आधारित संस्कृति में ढल जाता है तो वह अपने इतिहास को खो देता है।
तो यह जो त्रासदी है, यह त्रासदी जादुई यथार्थवाद के उपन्यासों के जरिए व्यक्त हुई है। यहाँ तक कि एक हद तक आप भारतीय समाज के भीतर भी स्वाधीन माने जब स्वाधीनता के साथ ही बंटवारा मिला था। अक्सर इतिहास में हम लोग सिर्फ स्वाधीनता का नाम पढ़ते हैं, स्वाधीनता का जिक्र पाते हैं, बंटवारे की त्रासदी का जिक्र उतनी अच्छी तरह से नहीं मिलता है। तो आप देखिएगा कि यह जो बंटवारा है अपने आप में एक तरह की अविश्वसनीय चीज है। यदि हम देखेंगे, उदाहरण के लिए अगर आप मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी का उपन्यास देखें, तो सलमान रश्दी के उस उपन्यास में यह जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसका यथार्थ अत्यंत ही अविश्वसनीय ढांचे में दर्ज किया गया है। मतलब कि जैसे जो विभाजन था और अंग्रेजों का शासन समाप्त होने के बाद भी अंग्रेजी ढांचे में ही रहना, जिसको उसने एक कहानी के जरिए कहने की कोशिश की है कि एक अंग्रेज का मकान है, उसको वह विभिन्न किराएदारों को देता है, किराएदारों को बड़ी असुविधा होती है, लेकिन वह कहता है कि 15 अगस्त 1947 तक आप इस मकान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद आप जो चाहे सो परिवर्तन करिएगा। जब 15 अगस्त 1947 आता है और जब अंग्रेज चला जाता है, तो इन किराएदारों को लगता है कि वह मकान, उस मकान में वे जो परिवर्तन करना चाहते थे वो परिवर्तन किए बिना भी अब उस मकान में रह सकते हैं। तो एक तरह से जो अंग्रेजी शासन था, स्वाधीनता के बाद भी उसकी निरंतरता को इस कहानी के जरिए जिस तरह से सलमान रश्दी ने व्यक्त किया है, या जो पाकिस्तान में फौजी विद्रोह होते हैं और उन फौजी विद्रोहों के जरिए शासन जिस तरह से हथिया लिया जाता है, उसको भी जिस तरह की अविश्वसनीय ढांचे में व्यक्त किया है सलमान रश्दी ने, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वह जादुई यथार्थवाद का एक असर है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि साहित्य के भीतर उत्तर आधुनिकतावाद के प्रभाव से अनेक प्रवृत्तियों का जन्म हुआ है, जिसमें जो जादुई यथार्थवाद है वह भी एक चीज है, लेकिन उसे समझा कम जा रहा है, ज्यादा उसका नाम लिया जा रहा है। दरअसल वह यथार्थ को, और एक ऐसे यथार्थ को जो वास्तव में अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, उसको व्यक्त करने का एक तरीका है।